वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मेरे साथ कविता थपलियाल और अब बारी आती है दर्शकों के सवालों के जवाब देने की। लेकिन हम दूसरे मेहमानों को शो में शामिल करें और दर्शकों के सवाल लें उससे पहले एक व्हाट्सएप का नंबर है जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ये नंबर ख़ास है। ये नंबर ख़ास इसलिए है क्योंकि इसके ज़रिए आप हम तक पहुंच सकते हैं और आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 9619873567 इस नंबर पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, टैक्स, लोन, क्रिप्टो करेंसी, कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, अपने किसी भी आर्थिक लक्ष्य के बारे में आपको सवाल पूछना है या निवेश की शुरुआत करनी है, तो ये जो सवाल है आपका, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए और हम आपके सवाल को शो में शामिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे दोनों मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत उस्तिकी, सीईओ, वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर, अर्नब पंड्या, फाउंडर, मनी एडू स्कूल। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और मैं पहले कॉलर को शो पर लूँ उससे पहले दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आज का शो बेहद ख़ास है और इंटरेस्टिंग भी है, दिलचस्प भी है, क्योंकि हम आज के शो पर थलाइवा यानी रजनीकांत, सुपरस्टार रजनीकांत के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारे दोनों मेहमान एक ख़ास नुस्खा लेकर आए हैं या एक ख़ास रणनीति, स्ट्रैटेजी या एक सीख लेकर आए हैं जो कि हमें सीखने को मिलती है सुपरस्टार रजनीकांत से। ठीक है, तो इस सीख का आपको इंतज़ार करना होगा क्योंकि ये अब से कुछ देर में आपके सामने आएगी, आपके पास आएगी। देखिए स्क्रीन पर भी आपको रजनीकांत साहब दिखाई दे रहे हैं और बहुत जल्द इनसे जो सीख हमें मिल रही है वो भी होगी। लेकिन हमारे पहले दर्शक दीपक मिश्रा मेरे साथ फ़ोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। दीपक जी नमस्कार, स्वागत है आपका एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमें भेजा। आपकी उम्र 28 साल की है और अर्ली रिटायरमेंट की आपकी प्लानिंग है। ये जो अर्ली रिटायरमेंट आपने शब्द का इस्तेमाल किया है, इसमें आप कौन सी उम्र सोच रहे हैं अपने लिए? नमस्ते कविता, इट्स 40। सॉरी मैं सुन नहीं पाई, 40 आपने कहा? यस, 40। 40। चलिए 1 करोड़ आपको 40 साल तक चाहिए। क्या करेंगे आप जल्दी रिटायर होके? मुझे बताएं, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, क्या प्लानिंग क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे ये जानना है इसलिए। एक अपना एक शॉर्ट बिजनेस, एक न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करना है। सो मैं 58 एज तक बाकियों की तरह मतलब मुझे वर्किंग नहीं करनी है कि मैं पूरी जिंदगी भर काम करता हूँ। अच्छा, लेकिन आपको पता है खुद का व्यवसाय शुरू करेंगे तो उसमें आपको डबल काम करना पड़ेगा। खुद के व्यवसाय में तो लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ता है, अभी जो काम कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा। नहीं, उसके अंदर फिर सेकंड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम स्टॉक मार्केट भी है ना, वो आधा आधा चलता रहेगा। हाँ ठीक है, तो 1 करोड़ पर्याप्त है आपके लिए। यस। और 40 में आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? मे बी शायद 40 और 50 लाख। तो यानी आपको ज़्यादा आंकना होगा, है ना, क्योंकि आप उस वक्त बात कर रहे हैं 1 करोड़ की। ठीक है, तो फिलहाल आपने जो निवेश शुरू किया है वो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स है, निप्पॉन इंडिया निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर पीस एफओएफ है और साथ ही मोतीलाल ओसवाल एसएनपी 500 इंडेक्स। आपने सभी इंडेक्स फंड में क्यों निवेश किया है? आपने क्यों ना रेबेको में 50,000 का एकमुश्त निवेश कर रखा है? यस, मेरे पास टोटल 4 फंड है। कैनरा रेबेको में लमसम 50,000 है एंड रिमेनिंग 3 फंड्स में एसआईपी जाती है अप्रॉक्स 20,000। अच्छा, रिमेनिंग 3 फंड्स कौन से हैं? यही जो आपने अभी रिपीट किए, ये 3 रिमेनिंग फंड है। अच्छा हाँ, इन्हीं, हाँ राइट, इन्हीं में एसआईपी चलती है। हाँ राइट, तो एक में आपने एकमुश्त निवेश किया हुआ है। पर तीनों इंडेक्स क्यों चूज किए? यस, बिकॉज इसलिए मेरे को लॉन्ग टर्म में मुझे कुछ चेंजेस नहीं करना है इसलिए। ओके, ऑलराइट, चलते हैं अर्नब जी के पास जो कि आपके आज फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। अर्नब जी, आइडिया अर्ली रिटायरमेंट का अच्छा तो है, लेकिन थोड़ा सा लक्ष्य को आंकना होगा, उसको वापस से शायद बांधना होगा। साथ ही इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में शायद इनको डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। और अगर ये थोड़ा सा एक्टिव फंड मैनेजर्स की ओर भरोसा दिखाए तो उसमें भी लंबी अवधि, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि उनको लंबे समय तक बने रहना है अपने इन्वेस्टमेंट में, उसमें भी बना रहा जा सकता है। बताएं क्या रणनीति होनी चाहिए दीपक के लिए? जी, दीपक के लिए हम पूरी रणनीति को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। पहली बात है रिटायरमेंट की तरफ। अब इतनी यंग एज में आपने रिटायरमेंट के बारे में सोचा, आपने आगे के बारे में सोचा, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो गोल है इन टर्म्स की, मुझे 40 तक ही काम करना है, उसके बाद स्टार्टअप में अपना समय बिताएँगे और फिर
जाके और कुछ करना नहीं है। तो इसके लिए एक जो चीज है वो ये है कि जो रकम आपको चाहिए वो मेरे हिसाब से इनको रिव्यू करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो लाइफ है उसमें काफी सारे गोल्स आते हैं। तो उसमें ये गोल्स के लिए प्लस आपको रिटायरमेंट यानी कि जब आपके पास कोई इनकम नहीं आए उसके बाद के लिए भी आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। और अब क्या है कि क्योंकि लोग ज्यादा उम्र तक जी रहे हैं, तो आपको वैसे भी इवन इफ यू रिटायर एट 60 यानी कि आपकी नॉर्मल इनकम 60 में आती हुई बंद हो जाए, तो भी आपको 25-30 इयर्स के लिए प्लानिंग करना पड़ता है। अगर इफ यू रिटायर एट 40 तो ये समय और भी बढ़ जाता है। और तकलीफ यही है कि जो रकम आपने सोची हुई है वो उसकी वैल्यू नहीं रहती। तो आज शायद 1 करोड़ बहुत बड़ा लगे, लेकिन आपको उससे ज्यादा की जरूरत होगी, खास करके क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा लंबा समय उससे उपयोग में बिताना है। तो ये एक गोल्स को रिव्यू करें, ये मेरी उनसे एक सलाह होगी कि आप इस पर देखें और शायद आपको काफी ज्यादा रकम इकट्ठा करना। अब दूसरे भाग पर आते हैं जहां पर उनका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है। देखिए अगर 12 साल में अगर आपको अराउंड 1 करोड़ चाहिए तो आपको तकरीबन अराउंड 43,000 का हर महीने निवेश करना होगा। अब जो पोर्टफोलियो इन्होंने क्रिएट किया है वो वर्चुअली 75% पैसिव है और सिर्फ एक ही एक्टिव फंड है। तो मेरा कहना यह है कि हमने देखा है ओवर द इयर्स कि शायद पिछले सालों में लार्ज कैप में एक्टिव फंड मैनेजर्स ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस न किया हो, लेकिन जो मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट है और इवन फ्लेक्सी कैप है जहां पर आपको अलग अलग प्रकार के इक्विटी स्टॉक्स पोर्टफोलियो में आते हैं, वहां पर आउट परफॉर्मेंस बरकरार है और काफी बड़ा है। तो इस एक्टिव फंड मैनेजमेंट से आप अपना पोर्टफोलियो दूर मत कीजिए, उसको भी शामिल कीजिए। तो जो उन्होंने एक लार्ज कैप का एक्सपोजर लिया हुआ है टॉप 50 में और नेक्स्ट 50 में, वो बरकरार रख सकते हैं। लेकिन जो तीसरा फंड है पैसिव में, वो एक S&P 500 है, तो इसमें इंटरनेशनल भी एक्सपोजर है और पैसिव भी है। तो आज की तारीख में इस पोर्टफोलियो के साथ इनको ये इंटरनेशनल एक्सपोजर की जरूरत नहीं है। तो जब तक वो एडिशनल अमाउंट निवेश ना कर सके, तो मेरा कहना है कि ये पैसिव फंड को जो इंटरनेशनल फंड है उसे वो बदल के एक मिड कैप फंड में डाल दे, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज जैसा। तो उससे एटलीस्ट एक एक्टिव फ्लेवर भी आ जाएगा और पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से एक बैलेंस मिल जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में उनके पोर्टफोलियो में मिड कैप का कोई एक्सपोजर ही नहीं है, सीधा लार्ज कैप के बाद स्मॉल कैप एक्सपोजर। तो ये करें, निवेश बढ़ाए, गोल्स को रिव्यू करें और शायद आपको काफी ज्यादा अमाउंट उसके लिए चाहिए हो। दीपक, क्या आपको सलाह समझ में आई है? कुछ और जानकारी आपको चाहिए? हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन ये पूछना है सर से कि अन्ना सर 70% मिड कैप एक्टिव फंड बीट नहीं कर रहे हैं मिड कैप इंडेक्स को, सो व्हाई शुड आई कंसीडर एक्टिव मिड कैप फंड? व्हाई शुड नॉट कंसीडर पैसिव मिड कैप 150 फंड? जब तक मैंने फिगर्स देखे, अराउंड 88% ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स आर बीटिंग द इंडेक्स ओवर द लॉन्गर टर्म। तो आप ये डेटा वापस से चेक कर लीजिए, लेकिन इट कुड बी कि शॉर्टर टर्म में ये आउट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली आपको शायद आज की तारीख में ना देखना मिले या शायद 3 महीने पहले नहीं देखना मिले, लेकिन ओवर द लॉन्गर टर्म मैंने ये देखा है कि नियरली 80 to 90% ऑफ द मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स दे आउट परफॉर्म। और आपको, क्योंकि ये कैटेगरी ऐसी है जहां पर आपको एक बहुत लंबे समय का एक्सपोजर चाहिए, आपको थोड़ा लंबा समय देखना पड़ेगा फॉर कंसिडरेशन की वेदर दे आर आउट परफॉर्मिंग और नॉट। छोटे समय पे आप बहुत वेट मत दीजिए। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे और हेमंत जी के लिए सवाल पूछना चाहते हैं अब्दुल। क्या अब्दुल मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? जी अब्दुल जी नमस्कार, कैसे हैं आप सर? नमस्कार जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। सर कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं, कुछ जानकारी दें। परिवार में कौन कौन है आपके साथ? तो ब्रोकर हूँ मैं और राजस्थान से हूँ मैं, और शो आपका बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच अब्दुल जी। बताएं, अपने बेटी की शिक्षा और उनकी शादी के लिए आपको पैसे इकट्ठा करने हैं ना? जी। अच्छा, 1.5 लाख रुपए 2040 ELS में डालने, 2045 कौन से फंड में डाले जाएं?
सालाना। केवल ELSS में ही निवेश रणनीति बनानी है या ये आपके ऑलरेडी जो आपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना रखा है उसमें एक एडिशन आप करना चाह रहे हैं? नहीं, ये इसी को बनाना है मेरे को। जो भी बनाए वो गलत होंगे। अब ये पूछना है 1.5 लाख रुपए किस में डाला जाए, 15 और 20 साल की विड्रॉ नहीं करेंगे इसको, और टैक्स सेविंग भी हो जाएगी बस। ठीक है। लेकिन आपको पता है कि और भी बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें अगर भले ही आपको टैक्स का फ़ायदा ना मिले लेकिन आपका जो लक्ष्य है उसको अचीव कर पाने में आपकी सहायता हो जाएगी। आप वो फंड भी बता दीजिए, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा डाल देंगी। ठीक है, तो हेमंत जी हम दोनों तरह से इनको समझाते हैं। इस सवाल का आप जवाब दो तरीके से दीजिएगा, जहां पर केवल 1.5 लाख रुपए ELSS में निवेश करके उनका लक्ष्य पूरा हो, और अगर वो और भी निवेश करना चाहें इससे ऊपर तो कहाँ कर सकते हैं, किस तरह के फंड्स में कर सकते हैं? देखिए कविता, अगर इनका ऑब्जेक्टिव जैसा उन्होंने कहा कि दोनों है, बेसिकली एक तरफ तो ये चाहते हैं कि बच्चों के लिए एक कॉर्पस क्रिएट करें, दूसरी बात उन्होंने कहा कि वो टैक्स सेविंग भी करना चाहते हैं। तो आई थिंक जहां तक म्यूचुअल फंड का सवाल है, उनके पास जो एक प्रोडक्ट है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसको हम पॉपुलरली ELSS बोलते हैं, ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, स्पेशली अगर आपका ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है, टैक्स सेविंग के साथ साथ आपको ग्रोथ चाहिए। और उसके कुछ कारण हैं, आई थिंक वो समझने बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि जितने भी ऑप्शंस हैं ETC के अंदर जो एलिजिबल हैं टैक्स सेविंग के लिए, उनमें अगर हम ELSS को देखें तो उनकी जो लॉक इन पीरियड है 3 साल, वो सबसे कम है। दूसरा, आप टैक्स सेविंग के साथ साथ आपको एक मौका मिलता है कि आप इकोनॉमी और इक्विटी मार्केट की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें। तो आई थिंक उस हिसाब से ELSS, और इन्होंने कहा कि 1.5 लाख रुपए उनको इन्वेस्ट करना, तो मैं चाहूंगा कि अगर ये लमसम करें तो भी ठीक है, बट अगर आप वो नहीं कर सकते हैं, अगर वो चाहें, क्योंकि ये इक्विटी प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली अगर सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो भी मार्केट में वॉलेटिलिटी है उसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे कम होगा। शायद उन्होंने एक साथ ये भी कहा था कि एक सेफर ऑप्शन हो। देखिए ELSS जो है वो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, मतलब एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसमें पोटेंशियल है कि वो बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से आपको बेहतर रिटर्न दे, क्योंकि इक्विटी लिंक है तो ऑब्वियसली जो अटेंडेंट रिस्क है वो भी होंगे, बट अच्छी बात ये है कि आपका टाइम होराइजन काफ़ी लंबा है, और अगर आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, तो उसका जो इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे बहुत कम आएगा यहाँ पे। तो 2 फंड मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, IDFC टैक्स एडवांटेज और कोटक टैक्स सेवर। ये 2 फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एक और फायदा ELSS का ये है कि क्योंकि ये इक्विटी फंड्स है, इनको आप किसी भी लॉन्ग टर्म गोल से अलाइन कर सकते हैं, जैसा कि आप करना चाहते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम ELSS को प्योरली एज ए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट समझ के वहीं पे छोड़ देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अगर आप सही फंड चुने, कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड चुने, सही तरीके से इन्वेस्ट करें और उसको अपने किसी लॉन्ग टर्म गोल में आप अलाइन करें, तो फिर आपके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं लॉन्ग टर्म के, वो उसमें पूरी करने में आपको ELSS काफी मदद करती है। तो ये तो हो गया आपका, अगर आप ऐसी ऑप्शन देख रहे हैं जहाँ पे टैक्स भी बचाना है और ग्रोथ भी करना है। इसके अलावा आपने कहा, जैसे आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपए साल की इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके अलावा आपने कहा कि 50,000 रुपए आप लमसम भी किसी और दूसरे फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं चाहूंगा वहां पे भी अगर आप चाहें तो कोई डाइवर्सिफाइड फंड, जैसे निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड है, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं, या कोई अगर आप प्योर लार्ज कैप में जाना है तो निपॉन का लार्ज कैप फंड है। तो इस तरह के फंड से आप शुरुआत करें, लेकिन वहां भी आप कोशिश कीजिए कि उस इन्वेस्टमेंट को किसी अपनी गोल से अलाइन करके एक टारगेट लेके चलें, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितना पैसा है उतना हम डाल दें। थोड़ा सा अगर आप इसको प्लान करेंगे तो इक्विटी से और जो म्यूचुअल फंड से जिस तरीके से आपके पोर्टफोलियो को फायदा होना चाहिए वो आपको मिलेगा। अब्दुल जी, कोई सवाल आपने पूछना है हेमंत जी से? नहीं जी, बहुत अच्छा इन्होंने आंसर दिया, शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। दीपेश दत्ता साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपेश। हाँ जी मैडम, हाँ बोलिए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार मैडम। एक्सिस फोकस 25 है, HDFC का मल्टी कैप है, और ये 2 हैं आपके पास। SBI का स्मॉल कैप फंड भी है मैडम मेरे पास। SBI का स्मॉल कैप भी है आपके पास? हाँ, स्मॉल कैप फंड भी है मैडम मेरे पास। ठीक है, तो और इनमें आपको 15 साल निवेश करना है ना? हाँ जी हाँ मैडम, 15 साल। SBI स्मॉल कैप में कितनी की SIP चल रही है सर? वो 2000 रुपीज की चल रही है। चलिए, तो कुल मिला के आप 5000 की SIP कर रहे हैं ना सर?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कब से कर रहे हैं? ये अपना एक्सिस फोकस का 2 इयर्स हो गया है हम्म। और एसबीआई में 1 ईयर का हो गया मैडम। एचडीएफसी में भी 1 ईयर हो गया है और एसबीआई स्मॉल कैप फंड में भी 1 ईयर हो गया है मैडम मेरा। चलिए अर्नब जी बताएं कितने चांसेस हैं इनका लक्ष्य पूरा होने में, क्योंकि 15 साल में इनको लगभग 20 लाख चाहिए। देखिए, अगर इनको 15 साल में इस प्रकार की रकम चाहिए तो इन्हें एटलीस्ट 6,000 पर मंथ का निवेश करना होगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये नियरली वहां पर आ जाता है जो रकम आज की तारीख में निवेश हो रही है। तो मेरा मानना है कि क्योंकि 15 साल है तो वो धीरे धीरे करके अपने निवेश को बढ़ाएंगे भी। तो इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ द गोल, जैसे कि उन्होंने फिगर डाला हुआ है, मेरे को इसमें कोई अर्नब जी मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इनके लक्ष्य को लेकर थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। दीप्तेश जी 2 लाख है कि 20 लाख है, कितना चाहिए 15 साल में? 30 lakhs। 30 लाख, चलिए ना ही 2 ना ही 20। अर्नब जी 30 लाख चाहिए इनको इस निवेश से। हाँ, तो उसमें जैसे मैंने कहा 6,000 पर मंथ से टारगेट रीच हो जाएगा एट ई कंपाउंडेड रेट ऑफ 12%। तो इक्विटी पोर्टफोलियो है, तो क्योंकि ऑलरेडी 5,000 पे है ही, तो मेरा ये मानना है कि वो थोड़ा तो निवेश आगे जाके बढ़ाएंगे तो उससे तो ये अचीव हो जाएगा, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं दिख रही है। लेकिन एज प्रीवियस कॉलर के साथ भी मेरा प्रश्न यही है कि क्या 15 साल के बाद 30 लाख विल बी इनफ? क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन और ये सभी चीजों को देखें तो शायद आपको जिस गोल के लिए आपने ये रखा हुआ है उसके लिए थोड़ा ज्यादा रकम चाहिए होगी। तो अगर वो है तो अगर आप अपना निवेश रेगुलरली बढ़ाते हैं तो उससे मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि गोल्स विद इन रीच है। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात हुई इन टर्म्स ऑफ द पोर्टफोलियो, एग्जिस्टिंग फंड्स जो है वो अच्छे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप निवेश बढ़ाते जाए तो धीरे धीरे करके आप थोड़े अलग प्रकार के फंड्स भी इसमें जोड़ सकते हैं। आज की तारीख में जरूर नहीं है, क्योंकि फॉर दिस अमाउंट 3 फंड जो है वो ठीक है। तो उसमें थोड़े आप एग्रेसिव भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें से एक स्मॉल कैप फंड शामिल किया है, लेकिन वहां पर एक्सपोजर थोड़ा कम है, तो ये भी ठीक है। लेकिन जैसे अमाउंट अगर बढ़ती जाए 7-8 हजार हो जाए तब वो एक और फंड बाद में ऐड करना की तरफ देख सकते हैं। आज की तारीख में जरूर नहीं। चलिए तो दीपेश जी कोई सवाल पूछना है आपने अर्नब जी से? और मैडम उनको ये पूछना है कि अगर नेक्स्ट ईयर मेरे को दूसरे फंड में भी इन्वेस्ट करना हो तो कौन से बेहतर फंड, कौन से जो ये 12-13 साल के बाद मुझे लमसम मिले? उसके लिए आपको अलग पोर्टफोलियो बनाना है, मतलब एक 15 साल का है, आपने फंड 3 चुने हैं, आपको दूसरे 12-13 साल के लिए और आपको फंड चाहिए। 13 साल के लिए दूसरे भी एक फंड लेना है। अर्नब जी देखिए, अगर आपको एक अलग से एक निवेश चाहिए तो मेरे हिसाब से जो इनके पोर्टफोलियो में मिसिंग है वो शामिल कर सकते हैं। आज की तारीख में एक फोकस फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है और एक शायद मल्टी कैप फंड है या फ्लेक्सी कैप है। तो उसमें से जो मिसिंग पार्ट है, अगेन एक मिड कैप फंड मिसिंग है, तो वो शामिल कर सकते हैं ताकि पोर्टफोलियो में एक और एडेड बैलेंस आ जाए। चलिए दीप्तेश जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आई हो और जो आपको बताया गया है उसके मुताबिक आप बदलाव करें और अपने निवेश की राशि को बढ़ाने की भी कोशिश करें। चलिए तो यहाँ पे सवाल जवाब के सिलसिले को थोड़ा सा हम थामते हैं, क्योंकि अब सीधा रुख करना है निवेश के गुरु मंत्र की ओर, जहाँ पर आज निवेश का गुरु मंत्र है रजनीकांत स्पेशल, उनके जन्मदिन के मौके पर।
चलिए अर्णव जी, हेमंत जी, मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं रजनी सर के कुछ डायलॉग्स आपके दोनों के मुंह से सुनूं, लेकिन मुझे लगता नहीं है ये मुमकिन हो पाएगा और ना ही इसकी कोई तैयारी है। तो चलिए सीधा हम रुक करते हैं गुरु मंत्र की ओर। तो अगर हम रजनीकांत जी का करियर देखें तो रैग्स टू रिचेस वाली ये कहानी होगी ना हेमंत जी, क्योंकि शुरुआत उनकी कहाँ से हुई और उसके बाद देखिए हिंदी सिनेमा की बात हो या साउथ इंडियन सिनेमा की बात हो, स्ट्रगल जो उन्होंने की है वो कहीं ना कहीं उस मेहनत का जो असर है वो दिखाई दिया है, और किस तरह से उनके तमाम ऑडियंस जो है उनको सराखों पर बैठा के रखती है, उनकी पूजा करती है। और ये केवल सिर्फ एक स्टार होने का फ़ायदा नहीं है, ये एक अच्छे इंसान होने का भी सबूत है, जो कि हम अक्सर पढ़ते रहते हैं हेमंत जी रजनीकांत जी के बारे में। तो आई एम श्योर आप दोनों के पास ऐसी बहुत सारी निवेश को लेकर सीख होगी जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे। शुरुआत आपसे करती हूँ, बताएं क्या सीखें हम रजनीकांत जी से। देखिए कविता, जैसे आपने बिल्कुल सही डिफाइन किया रजनीकांत को, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के रजनीकांत जो है वो एसेट एलोकेशन है। बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में, चाहे वो इकोनॉमी का हो या फिर जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो, उसका इम्पैक्ट आपका पोर्टफोलियो पे कम करने के लिए एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है साथ ही एट द एंड अगर आप विनर बनना चाहते हैं तो भी आपको एसेट एलोकेशन ही विनर बनाता है। तो मुझे लगता है कोई भी चैलेंज हो, एसेट एलोकेशन आपको मदद करेगा उसको टैकल करने में, और इवेंचुअली आपका जो टारगेट पूरा होगा यानी आप विनर बनेंगे तो वो आप एसेट एलोकेशन से बनेंगे। तो मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो के जो रजनीकांत है वो एसेट एलोकेशन होने चाहिए। बिल्कुल एसेट एलोकेशन होना चाहिए, और जैसे रजनी सर ने भी अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है, साउथ सिनेमा हो बॉलीवुड हो, उन्होंने सब जगह अपने फैंस बनाए हैं, सब जगह हर भाषा की इंडस्ट्री में अपने पैर पसारे हैं। अर्णव जी, आप क्या सीख दे रहे हैं हमें रजनीकांत जी से? मैं दो चीज कहूंगा। पहले तो कि जैसे उन्होंने अपने कैरियर में दर्शाया है, कोई भी निवेशक हो, पेशेंस, डिसिप्लिन और हार्डवर्क, ये तीन चीज तो एक बेसिक होती है जो सभी को फॉलो करना है। तो ये तो एक ऑब्वियस सीख उनसे मिल सकती है। लेकिन दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि आप अपने निवेश को बहुत बारीकी और ध्यान से देखते रहिए, जिसका मतलब है कि इसे मॉनिटर करते रहिए। देखिए, जैसे आपने देखा होगा रजनीकांत के फिल्म्स में वो अपनी आंखों से बुलेट्स को रोकते हैं या अपनी आंखों से लाइटर जलाते हैं। तो उसके हिसाब से आप अगर अपने निवेश पे बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपको बदलाव करने हैं, कब बदलाव करना है, क्या सही जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, और किस तरह से अगर कोई रेगुलेटरी चेंजेस आए तो उसमें आपको उसमें डिटेल्स देनी है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि निवेश सिर्फ निवेश के लिए नहीं, लेकिन पूरा प्रोसेस होता है। जहां पर थोड़ी सी भी चूक हो जाए या आप ये उसके भूल जाए तो वो पूरी एफर्ट आपका वेस्ट हो जाती है। तो इस पर ध्यान रखिए, आपके बेनिफिट में होगा। बिल्कुल। और एक और चीज़ जो मुझे समझ में आती है रजनी जी के सफ़र को देखकर, और अगर मैं उसको इन्वेस्टमेंट की भाषा में समझना चाहूँ तो जस्ट कीप इट सिंपल। बहुत ही सादे और बहुत ही सिंपल शख्स हैं रजनीकांत जी। हेमंत जी, अर्णव जी, शायद आप भी इस बात से सहमत होंगे। बहुत ही सिंपल सी लाइफस्टाइल वो जीते हैं, और उतना ही ज़रूरी है अपने पोर्टफोलियो को भी सिंपल रखना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसे नहीं बनाना। हेमंत जी? कविता, बिल्कुल एग्री करता हूँ। आई थिंक हम जब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की तो हमें लगता है कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो उसमें है, लेकिन उसको अगर आप नहीं चाहते कि वो आपके पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करे तो फिर जितना सिंपल आप अपनी चीज़ों को रखेंगे, जैसे हम हमेशा बात करते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, एसेट एलोकेशन को फॉलो करो, ये कुछ चीज़ें अगर आप फॉलो करो तो आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाएगा। और जैसा मैंने पहले कहा, जितने भी चैलेंजेस होंगे उनको पूरा करते हुए आप इन द एंड आप विनर बनेंगे। तो आई थिंक सिंपल रखिए, एक डिसिप्लिन को रखिए, बहुत आपके पोर्टफोलियो में काम आता है। चलिए, तो इसी नोट पर हम उम्मीद करते हैं कि निवेशक, खासतौर से वो जो रजनीकांत जी के फ़ैन है, वो इनके फिल्मी सफ़र से अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए क्या सीख मिल रही है उसे समझे और उस पर अमल करे। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी आपका, अर्णव जी आपका, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग में उनकी आज सहायता की हमारे शो के ज़रिए। और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते देखिए एक नंबर आपकी स्क्रीन पर छोड़ते हुए जा रही हूँ। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सीधा आप हम तक पहुँच सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने सवाल को लिखित रूप में भेज सकते हैं, चाहे तो सवाल का वीडियो भी शूट कर सकते हैं। वो वीडियो आपको बस अपलोड करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। नमस्कार।